नमस्कार। देवभूमि झारखंड न्यूज़ से मैं दिलीप सिन्हा हूँ। हमारे साथ हैं झारखंड के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक तालपत्रा साहब। डॉक्टर अशोक तालपत्रा साहब, चाहे आप धनबाद से शुरू करें, धनबाद से झारखंड की राजधानी रांची तक, शिशु रोग में इनके जैसा विशेषज्ञ चिकित्सक बहुत कम आपको मिलेंगे। आज हम डॉक्टर तालपत्रा साहब से बातचीत करेंगे। इसमें हम चिकित्सा जगत से ज़्यादा उनके निजी जीवन पर, उनके पारिवारिक जीवन पर बातचीत करेंगे, जो एकदम अनछुए पहलू हैं। इससे हम आज अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। सबसे पहले देवभूमि झारखंड न्यूज़ के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिलीप जी। जी सर, धन्यवाद। सर, ये बताया जाए सर कि आपका बैकग्राउंड कहाँ पर है सर? अभी आप धनबाद में हैं। ऐसे डॉक्टर साहब के बारे में हम थोड़ा जानकारी अपने दर्शकों को और दे दें। डॉक्टर साहब सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद के शिशु रोग विभाग के हेड रह चुके हैं और अभी यहाँ धनबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और झारखंड के दूसरे कई सुदूर जिलों से रोज सुबह से शाम तक मरीजों को देखते हैं, सेवा करते हैं। तो इनसे जानते हैं सर, आपकी शैक्षणिक जो शुरुआत है वो सर कहाँ से हुई, जरा बताया सर। पहले तो देखिए, मेरा स्कूल लाइफ का जो है वो बचपन जो है मेरा बीता है सुदूर आपका नॉर्थ ईस्ट, जिसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। इसमें एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला। हम अपना जो घर है, पिताजी का घर जो है वो अगरतला में है। अगरतला में रामनगर बोल के एक तो जगह है, वहीं पर है। अपना ही घर था। जो ये लोग बांग्लादेश से वहाँ से रिफ्यूजी बन के आ गए थे, तो यहाँ पर जगह खरीद के किसी तरह हम लोग रह रहे थे वहाँ पर, बहुत मुश्किल से, क्योंकि ज़मींदारी तो चला गया था उसी टाइम जब सब हम लोग बांग्लादेश छोड़ के आ गए थे। तो यहाँ पर किसी तरह कोई बात नहीं, इसमें हम लोग का कोई खेद नहीं है। हम लोग वहाँ पर बहुत शांति से थे। अगरतला में त्रिपुरा का वासी होके मेरा बचपन भी बीता है। मेरा स्कूल का जो है लास्ट जो क्लास है वहाँ हम बिताया है। वो सब मेरा पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई रामनगर अगरतला में ही हुआ है। जी डॉक्टर साहब, ये बताया कि आपने अभी बताया कि बांग्लादेश से आपके पिताजी लोग, वो लोग आके यहाँ पर अगरतला में बसे। तो बांग्लादेश में आप लोग कहाँ के थे और क्या आपका जन्म तो यहीं पर त्रिपुरा में हुआ, भारत में हुआ। तो क्या बड़े होने के बाद आपने कभी बांग्लादेश, जो आपका पैतृक मूल गांव रहा, उसका कभी दर्शन किए, यात्रा किए? देखिए, बांग्लादेश तो उस टाइम जब मेरा पिताजी छोड़ के आए थे, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान का नाम से जाना जाता था। दोनों बंगाल को, एक्चुअली तो बंगाल अनडिवाइडेड था उस टाइम। इस बंगाल को दो टुकड़ा करके ये लोग हम लोग अलग कर दिया, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान। तो पूर्व पाकिस्तान में जो हम लोग का मास्टर सूर्य सेन जैसे नेता लोग पैदा हुए थे, हैं शरद चंद्र चटर्जी, बड़ा बड़ा लेखक लोग, बहुत नामी दामी लोग, सब बांग्लादेश का ही है ओरिजिनली। ये लोग आके यहाँ पर बसे और पश्चिम बंगाल को शोभित किया है। नहीं तो बांग्लादेश में बहुत सारे टैलेंटेड लोग था। बंगाल जो है उस पूर्व बंगाल में बहुत सारे लोग था। मेरा पिताजी वहाँ कुमिल्ला बोल के एक तो जगह है, वहाँ पर विक्टोरिया क्लब का गोलकीपर भी थे। अच्छा, बहुत बड़ा फुटबॉलर था। कुमिल्ला में एक ठो जो स्कूल था ईश्वर पाठशाला, वहाँ का जो पढ़ाई होता था गुरुकुल, अभी जो लोग गुरुकुल बोलता है, वहाँ पर गुरुकुल जैसा है। उसमें पैसा का कोई सवाल ही नहीं था। गुरु लोग अपने शिष्य को चुनते थे और वहाँ पर इन लोगों का पढ़ाई का सारे देखभाल अपने संतान जैसा देखभाल करते थे गुरु लोग। और वहाँ का गुरु लोग मैट्रिकुलेट पास गुरु लोग जो थे, इन लोगों के साथ टक्कर देने वाला, एमए बीए पास करने वाला कोई नहीं था। माने शिक्षा का जो स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा, इतना अच्छा
था जो क्या बताएं। हम तो वही एक ईश्वर पाठशाला का टीचर के हमको अंग्रेजी शिक्षा दिया है। हम तो अभी भी मानते हैं जो कैसे है गुरु लोग। हरिकेन जला के भोर 4 बजे बैठे रहते थे मेरे लिए, जो आएंगे और हमको पढ़ाएंगे। ये अगरतला की बात कर रहे हैं? अगरतला का बात है। हाँ, मैं सर्दी में उस टाइम मेरे पास मैंने वहाँ जाने के लिए स्वेटर भी नहीं था। हम लोग एक एनडी का चादर था फादर का, वही पहन के हम जाते थे ये सर्दी में वहाँ पर। तब सर्दी बहुत ज़्यादा था, 4 डिग्री 5 डिग्री सर्दी था, उसमें हम जाते थे। कितना दूरी रहता होगा? वो कम से कम 8-10 किलोमीटर हम जाते थे डेली। अब सुबह एक बार गए 8 किलोमीटर आए, 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर पैदल जाते थे? पैदल जाते थे। और स्कूल भी हम लोग पैदल ही जाते थे। और स्कूल भी बहुत बढ़िया स्कूल था हम लोग का, नेताजी सुभाष विद्या निकेतन। वहाँ पर हम लोग का जो टीचर के, मेरा पिताजी जो थे वो थे टीचर शिक्षक आपका, लेकिन अगरतला में नहीं, वो आसाम में डिब्रूगढ़ बोल के एक तो जगह है, बहुत सुंदर जगह। और डिब्रूगढ़ में बंगाली हाई स्कूल का टीचर थे। तो टीचर के बेटा होने के नाते हमको एक पैसा नहीं लगता था। अवैतनिक शिक्षा था मेरा। अच्छा, पैसा ही नहीं खर्चा हुआ। पैसा नहीं। कितना क्लास तक ये पढ़ाई किए? क्लास 11 उस टाइम तो 11 क्लास 11 था। और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अंडर में था, तब त्रिपुरा बोर्ड गठित नहीं हुआ था। जी, वेस्ट बंगाल ही था उस समय? वेस्ट बंगाल में ही था, अंडर में ही था। अच्छा जी। तो ये एक सवाल इसके बीच में हम ये लेते हैं कि जब आप, जो आपका मूल घर रहा बांग्लादेश में, वो कहाँ था और क्या आप कभी वहाँ गए? अगर आप गए तो वहाँ का क्या अनुभव रहा, इसको जरा हमारे साथ शेयर करें। बांग्लादेश में देखिए, हम लोग का घर से बॉर्डर त्रिपुरा में, अगरतला में बॉर्डर जो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर 1.5 किलोमीटर दूरी में है। अच्छा। रोज हम लोग सुबह सुबह टहलते टहलते पहुंच जाते थे बॉर्डर। तो वहाँ से बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर दूर में हम लोग का जो गांव है, ओरिजिनल गांव, जहाँ पर मेरा दादाजी रहते थे, उसका नाम है ब्राह्मणबाड़िया बोल के एक जगह है वहाँ पर। ब्राह्मणबाड़िया, जहाँ पर मिठाई बहुत फेमस है। अच्छा। मिठाई और दही। कौन सा मिठाई वहाँ का फेमस है? वो उसका वहाँ का जो दही है ब्राह्मणबाड़िया का, वो सबसे ज़्यादा ये है, और कलाकंद। अच्छा, ये जो दोनों मिलता था, दही और रसगुल्ला, और जो यहाँ पर बोलते हैं गुलाब जामुन, वो माने इतना बड़ा बड़ा होता तो, और माने उसका पैसा के 4 आना का एक तो मिलता था जब हम देखें। अच्छा, 4 आना। वहाँ जब आप बांग्लादेश गए अपने घर पे? हाँ, अपना घर जब गए तो कब गए थे आप? ये तो देखिए, वो जो वहाँ पर युद्ध हुआ था, बांग्लादेश स्वाधीनता युद्ध जो हुआ था 71 में जी, उस टाइम हम गए थे। उस टाइम तो हम लोग का बड़ी सौगात किया है लोग। अच्छा, बड़ी सौगात किया। जब ये भारतीय है, इन लोगों के चलते हम लोग स्वाधीनता प्राप्त किया है। हम लोग का वहाँ का आना जाना, पासपोर्ट वीसा, ये सब का सवाल ही नहीं था। और ट्रेन सफर, बस सफर सब फ्री था हम लोग के लिए। अच्छा, भारतीय। और इतना खातिरदारी होता था, ये भारतीय है, भारतीय है। हम लोग का अपना ही लोग है, ये लोग भारत से आए हुए हैं, इन लोग का खातिरदारी करो। और खाना पीना सारे चीज फ्री है। हम लोग का इतना खातिरदारी हम लोग को लगा ही नहीं, जब हम लोग कहीं और आए हुए हैं, देश में, हमें दूसरा देश में है। बड़ी अच्छा लगा, बोले हाँ, इन लोग का कम से कम इतना तो ईमानी है, जो हम लोग को ये लोग सोच रहा है, जहाँ हम ही लोग का चलते लोग स्वाधीनता प्राप्त किया। तो गांव का क्या दृश्य था जब अपने गांव आप पहुंचे? हम लोग का जो गांव, ये तो एक्चुअली उस टाइम में, युद्ध का टाइम में, हम युद्ध के बाद जो गए थे, उस टाइम गांव नहीं जा पाए, क्योंकि रास्ता घाट सब इतना खराब कर दिया था लोग, जा नहीं पाए पठान। अच्छा। सेनानी जो मिलिट्री है, लेकिन उसके बाद हम गए पिछले 2023 में। 2023 में गए? 2023 में, क्योंकि मेरा माँ का मन बहुत कर रहा था, बोले ना, एक बार मेरा जो घर है बांग्लादेश में, वो हम दिखाएंगे, बेटा तुम इसका बंदोबस्त करो। हम बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश हाई कमीशन को चिट्ठी लिख के तब हमको वीज़ा मिला था।
और वीजा उसमें नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। कैसे मिला? पूजा बोलते पूजा में देर कम से कम सबमिट करने का 10 हफ्ता बाद या 6 हफ्ता बाद मिलेगा। तब हम हाई कमीशन को चिट्ठी लिखे हम, जी। बोले थे मेरा माँ का बड़ी इच्छा है अपना गांव देखने का, और दुर्गा पूजा हो रहा है हम लोग का घर में, वहाँ जाना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है क्योंकि मेरा माँ देखना चाहती है। माँ जी। का इच्छा पूरा करना हर बेटा का धर्म होता है, जी। इसीलिए हम चिट्ठी बिल्कुल। दिए। लेकिन हमको आश्चर्य इसलिए हुआ जहाँ कलम का अभी भी पावर है। क्या क्या हुआ, क्या हमको? क्या हुआ, उसी दिन रात में हमको वहाँ से फ़ोन आया, बोले डॉक्टर साहब आपका वीज़ा तैयार है। बांग्लादेश हाई कमीशन? बांग्लादेश हाई कमीशन में, कलकत्ता में जो है, हाँ। वहाँ से चिट्ठी आया जो आपका वीज़ा रेडी हो गया, आप किसी को भेज के वीज़ा कलेक्ट कर लीजिए। तो उसी दिन रात 11 बजे मेरा हाथ में वीज़ा पहुँच गया। पहुँच गया। वाह! तो हम लोग नेक्स्ट डे चल दिए जी। अगरतला की तरफ। अच्छा। इसमें हमको बड़ी अच्छा लगा जो है, कम से कम मेरा माँ का इच्छा पूरा हो जाएगा। तो माँ को लेके आप गए अपना बांग्लादेश का जो आपका बांग्लादेश का एक्चुअली तो और कौन परिवार से और कौन गए? मेरा पत्नी भी मैडम थी, भी गई अपनी? मेरा जी। पत्नी भी थी साथ में, जी। हम तीनों गए। जी। तो वहाँ पर हम लोग अगरतला से, यहाँ से तो अगरतला गए हम लोग कलकत्ता होते हुए बाई फ्लाइट। जी। तो वहाँ से अगरतला पहुँच गया, मतलब अपना घर में पहुँच गया। हाँ। तो अपना घर से पैदल गया वहाँ ऑटो में। अच्छा, ऑटो में और पैदल में दोनों मिला के बॉर्डर गए आप? हाँ, बॉर्डर गया 1.5 किलोमीटर आप? हाँ, 1.5 किलोमीटर। और वहाँ जाके देखे इंडियन हाई कमीशन का जो ऑफिस है इतना सुंदर है और इतना बंदोबस्त इतना पक्का है, ये क्या बोला जाए। जी। हम लोग जाके वहाँ पर जो कानूनी जो ये है कार्रवाई वो तो हो गया, और जाने के साथ साथ सब चेकिंग हो गया, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज का काउंटर भी था, वहाँ से हम लोग एक्सचेंज भी ले लिए बांग्लादेशी टाका। तो लेके हम लोग बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़े। बांग्लादेश की तरफ अगर जहाँ तक CISF का पोस्ट था वहाँ तो हम लोग को बड़ी स्वागत किया। CISF क्योंकि BCCL में जब हम नौकरी करते हैं वहाँ का CISF लोग भी हमको जानता था। तो वहाँ से इन लोगों के साथ संपर्क करके हम CISF पोस्ट पर तो हम लोग बड़े आराम से पहुँचे। उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश में घुसे देखे मेरे अरे भाई तो दूसरा जगह में आ गया, कोई बंदोबस्त नहीं है वहाँ, कोई मतलब बंदोबस्त नहीं था? कोई बंदोबस्त नहीं है, आपको सब कुछ खुद करना होगा। और वहाँ के जाने का रास्ता भी, बैठने का जगह नहीं है आपका, औरत लोगों का टॉयलेट जाने का रास्ता नहीं है। क्या करें, हम देख के आश्चर्य लग गया, लेकिन हम लोग मन बना लिया जाना है, मतलब जाना है घर का। हाँ, तो किसी तरह लाइन में खड़ा होके बोले पेपर सब है, हम लोग पीछे क्यों हटेंगे। जी। तो सब कुछ वहाँ हो गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। होने के बाद हम लोग आके फिर मेन रोड में चढ़े और वहाँ से मेरा मामेरा भाई जो है वो गाड़ी भेज दिया था, वहाँ से हम लोग अपना, वो बांग्लादेश में थे? बांग्लादेश में मामा का घर में पहुँच गया, जहाँ पर अभी भी दुर्गा पूजा होता है हर साल। मामा के घर में? मामा का घर में। तो आप यहाँ से माँ को लेके मामा के घर? मामा घर गए, माँ का तो वही घर हुआ जी। माँ का घर अभी भी है, अभी भी है माँ का घर, वहाँ पर दुर्गा पूजा होता है। मतलब माँ का मायके जो उसको हम कहते हैं। हाँ हाँ, मायके। और आपका जो अपना घर है वहाँ गए? अपना घर गए लेकिन पूजा खत्म होने के बाद, उसी दसरा, हाँ उसी ट्रिप में दसरा होने के बाद बोला नहीं, जब इतना दूर तक आ गया तो अपना घर भी देख के आएंगे हम। तो वहाँ से ऑटो रिजर्व करके हम लोग गए अपना घर देखने के लिए। वो तो घर और घर नहीं रहा, हम लोग का तो नहीं रहा। लेकिन ये लोग सोचा है जब मालिक जब आया है तो इन लोगों को खातिरदारी थोड़ा किया जाए। तो हमको लेके सब सारे ताला बोला, हम लोग का जितना सारे प्रॉपर्टी था दिखा के लाए। और प्रॉपर्टी में 4 गो तालाब था हम लोग का। अच्छा, अभी भी है। लेकिन हम लोग का नहीं है, मतलब कब्जा कर लिया बांग्लादेश के। एक तालाब 6-6 एकड़ का है। अच्छा। उस तालाब से अभी भी हम लोग को कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा तो मछली भेजता है।
और भेजता एक है? एक, हाँ भेजता है। कहाँ और भेजता है मछली? कहाँ भेजता है? मछली मामा घर में और भेज मामा देता घर में भेजता मामा है? घर में भेज देते हैं। एक एक मछली 15-16 किलो का रोहू, जो हम इंडिया में देखे ही नहीं। अच्छा, वहाँ पर है? 15-16 किलो का रोहू मछली एकदम लाल। अच्छा मछली देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। जी। हम सबको यही बोलते हैं, बोले अगर मछली खाना है तो बांग्लादेश जाओ। मछली खाने के लिए? मछली खाने के लिए और बांग्लादेश। वो दही और हाँ, दही अभी भी है। हम जो अभी जो मिठाई का दुकान था, अभी मिठाई का दुकान सारे दुकान हम ही लोगों का था, वो लोग भाड़ा देता था। अच्छा हाँ, अभी तो भाड़ा नहीं देता है, लेकिन जाने से खातिरदारी करता है, खिलाता है मिठाई। तो जो दुर्गा पूजा जहाँ आपके पैतृक गांव में होता होगा, तो वो स्थल जो माँ दुर्गा का स्थल है, वो आज भी सुरक्षित है या नहीं? हाँ, आज भी सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है। और बहुत धूमधाम से पूजा होता है। अभी भी 5 दिन लगातार उसमें अनुष्ठान होता है, और गांव का सब लोगों को खिलाया जाता है उसमें अभी भी। तो ये आयोजन कौन करता है? वहाँ तो कोई बचे नहीं आपके? है, माँ मेरा भाई लोग हैं। अच्छा, दूसरे गांव से लोग जाके हाँ, मेरा भाई लोग करते हैं। हाँ, मेरा भाई लोग। तो मुस्लिमों की जो लोग वहाँ पर कब्जा कर ले, वो लोग भी वो लोग भी इसमें शामिल हो जाता है। सब लोग शामिल, ये लोग भी शामिल हो जाता है, और मुस्लिम लोगों से ये थाने से प्रोटेक्शन भी देता है वहाँ पर अभी भी। मुस्लिम लोग ही प्रोटेक्शन देते हैं? वो मुस्लिम लोग ही प्रोटेक्शन देता है। और पूजा स्थल भी सुरक्षित है? हाँ, पूजा स्थल भी सुरक्षित है, एकदम परमानेंट ये है, मंडप है, वहाँ पर पूजा होता है। लेकिन ये लोग उस टाइम बहुत मतलब सहायता करते हैं वो आयोजन में सहायता हाँ, करते हैं, क्योंकि सब गांव का सब लोगों को वहाँ पर दोपहर में और रात में प्रसादी मिलता है, और मीट के साथ, क्योंकि एक एक दिन में 6 पाठा वहाँ पर करता है अभी। ये पाठा बलि, अभी पाठा बलि, ये भी वो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं? हाँ, एकदम बांग्लादेश के हाँ, वो देखिए उसमें कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है। ये झटका का पाठा है कि जब वो का पूजा में अंदर पूजा का पाठा, पूजा का वो लोग भी उसी हाँ बस ग्रहण करते हैं, उसी का वही ग्रहण करते हैं, वही ग्रहण। ये चीज हम लोग देख लिया। तो एक मतलब लोगों से मिल के बांग्लादेश में जब अपने गांव गए तो कैसा लगा मामा के घर में ये सब? तब हमको ऐसा नहीं लगा कि हम लोग फिर कहीं और जगह में आए हुए हैं। देखे तो सब कुछ माने पहले जैसा था वैसे ही है, अंदर में। लेकिन ये लोग जो है रास्ता घाट सुंदर से नहीं रखा है अभी तक, मेंटेनेंस और है नहीं है। लेकिन ये लोग सब मिलजुल के है अभी भी। हाँ। आप तो नहीं वहाँ से कनेक्शन रहा आपका शुरुआत से, आप जन्म भी आपका यही हुआ। हाँ। तो आपकी माता जी क्या बताती है कि कैसे वो लोग वहाँ से छोड़ के त्रिपुरा आ गए? अपना एक जमींदारी सिस्टम था, सब कुछ छोड़ के आए, क्या ऐसा हो गया था कि यहाँ आना पड़ा था? ना, उस टाइम जब बहुत दबाव में था, तब तो ईस्ट पाकिस्तान था। हम तो पहले बोले ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तानी लोग इतना सहयोग नहीं करता था, इसलिए आना पड़ा। और आप जाने के बाद देखे थे मेरा जो है सब माने रिलेटिव्स, वो लोग नहीं रहा अभी, बहुत सारे लोग डेथ कर गया। लेकिन बिल्डिंग वैसा ही रहा, अभी भी सुरक्षित है बिल्डिंग सुरक्षित है, मंडप भी सुरक्षित है, पूजा भी उसी ढंग का होता है, तालाब भी वैसा ही है, सब कुछ है। और ऐसा तालाब है यहाँ का लोग सोच भी नहीं सकता थे, अपना ही तालाब में नाव लेके मछली पकड़ना, नाव लेके मछली पकड़ने जाते थे। हाँ, बहुत ही रोचक किस्सा हम लोग डॉक्टर साहब से सुन रहे हैं। और हम लोग यही जो सुनते हैं ना कि यहाँ बांग्लादेश में ये हो गया, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो डॉक्टर साहब से जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि ठीक तस्वीर बिल्कुल वैसी नहीं, वैसा तस्वीर नहीं है जैसा हम लोगों को, जैसे इनके पूरे परिवार का काफ़ी वहाँ सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। तो कितना दिन का ये ट्रिप रहा डॉक्टर साहब आपका? 1 हफ्ता भर का। सप्ताह भर का रहा। वहाँ का जो बने टूरिस्ट प्लेस ये सब होगा, घूमे फिरे होंगे? हाँ, हम तो ढाका भी जाके आए। अच्छा, इसी बीच में माने उस टाइम जब पूजा खत्म हो गया दसरा के बाद, इसी जो ट्रिप हाँ, अच्छा, ढाका भी घूमे? ढाका भी घूम के आए। तो क्या बदलाव लगा आपको 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय का, और अभी जब आप गए, दोनों को मैंने उस टाइम जिस तरह का स्वागत हुआ था हम लोगों का, इस बार उतना नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग का कोई ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ। डेवलपमेंट नहीं है ना, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश का।
इंडिया का इस तरफ जो है और उस तरफ दोनों तरफ माने पता चल जाता है जो हाँ इंडिया क्या है और बांग्लादेश क्या है। चल, वह इंडिया का सामने बांग्लादेश कुछ नहीं है। और इंडिया देश ऐसा है, वो लोग रास्ता भी इंडिया ही बना के दे रहा है, वहाँ का जो रोड बन रहा है, अच्छा इंडिया हाईवे जो बन रहा है, मोदी जी का काम है ये, अच्छा इंडिया ही हाईवे बना के दे रहा है। चलिए, तो हमने अभी डॉक्टर साहब से बांग्लादेश का और ये सब हम लोग सुने। अब हम डॉक्टर साहब के संघर्ष के बारे में आपको बताएंगे, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि कैसे इनकी पढ़ाई शुरू हुई, क्या क्या संघर्ष हुआ, प्रोफेशन में जब आए उसके बाद क्या चुनौती मिला। आज जो आप चकाचौंध देख रहे हैं ये आज है, और जो कल इनका अतीत था, जिस संघर्ष के बुनियाद से डॉक्टर साहब यहाँ तक पर पहुँचे हैं, इसके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सर आप हमको शुरुआत से फिर जहाँ जो आप साइकिल से स्कूल जाते थे उस कहानी को और आगे बढ़ाइए। देखिए उस टाइम जब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग का सब तो रिफ्यूजी कहलाते थे हम लोग। अच्छा रिफ्यूजी कहते थे। खाली जो है मेरा फुआ जो है वो एक स्कूल में नौकरी करती थी, मेरा पिताजी भी स्कूल में ही मैंने मास्टरी करते थे। अच्छा असिस्टेंट हेड मास्टर थे वो आसाम में। 417 रुपया तनख्वाह मिलता था पिताजी को। 417 रुपया में अपना खर्चा चला के 200 रुपया भेजते थे हम लोग का खर्चा के लिए। तो हम लोग के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स था, वो खाने पीने के लिए हम लोग का कभी कोई कमी महसूस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जहाँ पर घर रहते थे वो टेम्पोररी घर था, और त्रिपुरा में जैसे होता वो जो बम्बू वाला घर में हम लोग रहते थे, एयर कंडीशन घर में। हाँ एयर कंडीशन माने बम्बू का प्राकृतिक जो है प्राकृतिक एयर कंडीशन। तो अब तो एयर कंडीशन के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का बिजली ही नहीं था उस टाइम। एयर कंडीशन बिजली नहीं था। जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग का घर से स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम लोग को चल के जाना पड़ता था। एक तरफ हाँ। 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर पैदल जाते थे कि साइकिल? पैदल। साइकिल खरीदने का पैसा कहाँ है? साइकिल पिताजी बोले थे तुम अगर हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीजन लाओगे तब हम तुमको तो साइकिल खरीद के देंगे। अच्छा, तो उस टाइम पैदल ही जाते थे। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग का 3 भाई 1 बहन है। अच्छा, आप बड़े हैं कि? हम सबसे बड़े हैं। तो वहाँ करने थे स्कूल में, जो हम लोग का स्कूल में जो जितना सारे टीचर थे ज़्यादातर मतलब प्रेसिडेंशियल अवार्डी थे। अच्छा, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक थे। बहुत अच्छे टीचर थे और इतना नॉलेजेबल थे क्या बताएं। हम लोग को 3 दिन माने लेट हो गया 3 दिन तो चौथा दिन हम लोग एब्सेंट हो जाता था। इतना स्ट्रिक्ट था। और स्कूल में घुसने के बाद मुंह का बाकी आवाज बंद, बोलती बंद, खाली पढ़ाई होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हम जाते थे टाइम पकड़ के आते थे और पैदल ही आते थे। आके हम लोग फिर सुबह खाना खा के जाते हैं चावल जी, आके खाते थे चावल और रात में खाते थे चावल। 3 टाइम तीनों टाइम चावल ही घर में, वो भी रेशन का मोटा चावल जिसका आज प्रधानमंत्री जिसका ब्रांडिंग कर रहे हैं वो चावल उस दौर में था। हाँ, वो तो चावल जो मिलता था रेशन में, क्योंकि हम लोग का साधन नहीं था बढ़िया चावल खाने का। वहाँ हम लोग वही खाते थे, लेकिन हम लोग का मन में कोई खेद नहीं था। हाँ, भरपेट खाना मिलता था। खेद क्यों? पापा का उतना है नहीं। हाँ, बस है उसमें खुश है और बस जितना तनख्वाह मिलता था उसी में गुजारा होता था। और घर का जो है कभी माने हर साल नहीं हो तो 2 साल में तो एक बार रिपेयर करना ही है। टेम्पोररी जगह बम्बू हाउस था तो उसमें नेचुरल करना ही पड़ता है, तो होता ही है। और पढ़ने के टाइम में हम लोग जो आंगन था हम लोग का, उस आंगन में आ जाते हैं, तो चटाई बिछा के सब लोग मिल के पढ़ते थे वहाँ पर। चारों भाई बहन आप लोग? हाँ, एक साथ पढ़ते थे। और मच्छर इतना था तो हम लोग क्या केरोसिन तेल और नमक पूरा शरीर में लगा के तब बैठ के पढ़ने बैठते थे। चलिए, तो ये हायर सेकेंडरी तक आप उस स्कूल में पढ़ाई की? हाँ, उस स्कूल में पढ़ाई किया। और हायर सेकेंडरी में हम वहाँ का जो त्रिपुरा में जो स्कूल जो नेतेश्वर विद्या निकेतन, वहाँ से फर्स्ट डिवीजन मिला था हमको। मेरा पूरा एरिया में हम ही को मिला था।
इसलिए हमको नेशनल स्कॉलरशिप भी मिला था उस टाइम। वाह, वाह। और सबसे बड़ा पापा एक तो साइकिल खरीद के जो पापा आपसे कमिटमेंट किए थे उसको पूरा किए हैं। पूरा किया एकदम। 340 रुपया दाम था, अभी भी हमको याद है। सेन रैली साइकिल, आसनसोल का जो कंपनी है साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहाँ बनता था जी रैली साइकिल। जी जी। तो वही एक तो साइकिल हमको खरीद के दिया। तो वो तो मैंने मेरा पास क्या है, तो हवाई जहाज का बराबर है। बराबर था ये, साइकिल नहीं हवाई जहाज से बिल्कुल सही। पिता ने जो इनके साथ कमिटमेंट किया था उसमें हम लोग इतना खुश थे। तो उसी साइकिल से हम कॉलेज जाते थे। पहले हम ज्वाइन किए थे प्री मेडिकल में। कैसे होता था, जैसे आज के दिन में डायरेक्ट +2 करने के बाद एमबीबीएस में एडमिशन होता है, उस टाइम +2 हो गया ना, 11 प्लस किया, हायर सेकेंडरी जो हायर सेकेंडरी किया, वो उसके बाद 1 साल, वो तो हम लोग बांग्ला मीडियम में किया है जी। तो 1 साल इसके साथ जोड़ दीजिए। प्री मेडिकल कोर्स था तब। अच्छा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ही था प्री मेडिकल। तो प्री मेडिकल में जो लोग क्वालिफाई किया उन लोगों को मेडिकल में सीट मिलता था। अच्छा, क्योंकि त्रिपुरा में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो प्री मेडिकल में कोई भी +11 जो किया हुआ वो एडमिशन ले सकता था? सब नहीं, वो मेडिकल का नहीं, उसमें भी आपका जो मेरिट लिस्ट में आएगा, अच्छा, खाली उसी को जगह मिलेगा। लेकिन उससे जाएगा मेडिकल में? हाँ, उसमें जाएगा मेडिकल में। तो आप एमबीबीएस इसके बाद कहाँ पर आपका एडमिशन हुआ? एमबीबीएस सबको अलग अलग जगह में सीट मिलता है, क्योंकि हम लोगों का ये नहीं है, त्रिपुरा में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। त्रिपुरा में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो हमको मिला है कर्नाटक में बेलारी मेडिकल कॉलेज। अच्छा, जब अभी जाना जाता है विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अच्छा, सरकारी कॉलेज है, चारिगो सरकारी कॉलेज था, अभी भी है। मतलब ये कर्नाटका गवर्नमेंट का सरकारी कॉलेज है, वहाँ मिला था। तो वहाँ से हम एमबीबीएस किए। और वहाँ पर खर्चा मैंने कितना था, 900 रुपया में मेरा हॉस्टल, 400 रुपया और 500 रुपया ट्यूशन फीस। 1 महीने का ना, पूरा साल का, 5 साल का। क्या क्या बताए, फिर से एक बार बताइए। 500 रुपया आपका पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस के साथ हो गया। हाँ। और 400 रुपया हॉस्टल एकोमोडेशन। 900 रुपया में 1 साल का? 1 साल नहीं, 4.5 साल, 5 साल। 5 साल पूरे एमबीबीएस की पढ़ाई 900 रुपया पढ़ाई 900 रुपया में। और साथ में भोजन से भी? भोजन का पैसा हमको तो नेशनल स्कॉलरशिप मिलता ही था, 110 रुपया। और घर से हमको भेजता था कुछ पैसा, जब जैसे जितना जरूरत पड़ा वही 100-200 मुश्किल से। तो हॉस्टल था वहाँ पर उसमें? हाँ, हॉस्टल था। हॉस्टल में ही रहते थे? हॉस्टल में रहते थे और मेस का ही खाना खाते थे। माने वहाँ जैसे चलता है वही। कब एमबीबीएस किए? 2076 में हम एडमिशन लिए, 2081 में हम पास किए, 82 तक। 1976? हाँ, 1976 में लिए। लिए। 2000 नहीं, सॉरी, वो हम लोग का 1976 में एडमिशन लिया और 1982 तक हम बेलारी में थे। वहाँ से एमबीबीएस करके निकल गया। और इंटर्नशिप करने के बाद हमको त्रिपुरा गवर्नमेंट को तो हमको सर्विस देना ही है, तो आके त्रिपुरा में फिर सर्विस में ज्वाइन किया। अच्छा, तो उसमें क्या सिस्टम था कि अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो स्टेट में आपको? हाँ, किया था, क्योंकि हम लोग का बॉन्ड था ना। जो सरकारी सीट दिया है, सरकार मेरा पीछे इतना खर्चा किया है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा समय। और वो भी रूरल सर्विस कम से कम 10 साल। अच्छा, तो आप 10 साल रूरल सर्विस में रहे? हाँ, 10 साल, 13 साल रहे हैं। 13 साल त्रिपुरा में कहाँ रहे? त्रिपुरा में 3-4 गांव हैं। सब पहले डिस्पेंसरी में हम लोग का पोस्टिंग था, यहाँ पर बेड नहीं था। डिस्पेंसरी के बाद 2-3 साल नौकरी करने के बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जहाँ पर बेड है, वहाँ पर हुआ। उसके बाद मेरा बेस हॉस्पिटल जहाँ है अगरतला में, तब कहलाता है वीएम हॉस्पिटल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसका नाम बाद में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जाना जाता था। इंदिरा गांधी IGM बोलता था। तो ये कुछ वो कहानी बताइए कि हम जैसे हमारे अभी कुछ आपके बारे में हम पता कर रहे थे, तो उसमें ये मालूम हुआ कि साइकिल से मरीज को देखने जाते थे, शायद कंपाउंडर भी आपके पीछे होता था। एकदम, तब हमको याद आता, अभी आके याद आता है, बोले अरे एक तो पिक्चर हम देखे थे अग्निशर जी, जिसमें उत्तम कुमार नायक थे जी। बोले हम, मेरा जिंदगी का जो उस पार्ट जो है एकदम सिनेमा जैसा ही है। हम लोग साइकिल में बैठते थे, मेरा पीछे
कैरियर में मेरा कंपाउंडर बैग लेके बैठते थे जी। और हम लोग खेत, दोनों धान खेत का बीच में जो आल होता है उसमें हम लोग साइकिल चला के मरीज का घर में जाते थे, इन लोग का देखभाल करते थे। जिसका जो ज़रूरत होगा, जिसको इंजेक्शन लगाना है इंजेक्शन देते थे, जिसको टैबलेट देने से काम होगा उसको टैबलेट बांटते थे। और डिलीवरी का टाइम में तो क्या बताएं, क्योंकि जी, ये लोग बताइए। ला नहीं सकते, लाने का साधन नहीं था। जी। तो घर में जाके मिट्टी में बैठ के छोटा ऑपरेशन करके डिलीवरी करके रात भर हम लोग पेशेंट के घर में बिताते थे और आके आग में हाथ सेकते थे डिस्पेंसरी में आके। डिस्पेंसरी में ठंड इतना ठंड था। बाप रे, ये डॉक्टर साहब का ये जो अनुभव है, हम उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, जो मेडिकल लाइन से जुड़े होंगे, जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, कि उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगा कि कैसे किस तरह एक डॉक्टर खुद साइकिल चला के कैरियर में कंपाउंडर को बैठा के खेत के यारी में चलते हुए मरीज के घर तक पहुंच के वहाँ इलाज करते थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब वहाँ पर जाके डिलीवरी भी छोटा सर्जरी भी के माध्यम से जो डिलीवरी हो वो भी वहाँ पर जाके करते थे। तो ये बिल्कुल एक उदाहरण है, नई पीढ़ी को इससे सीखना चाहिए, जरूर सीखेंगे भी। और डॉक्टर साहब और क्या क्या संघर्ष आपको मिला? तो वहाँ पर हम लोग का देखिए साधन तो कुछ था ही नहीं। उस डिस्पेंसरी में हम ही पहला डॉक्टर है जो जाके वहाँ रहे और सेवा दिए। इसीलिए लोग हमको बहुत मानता था। वहाँ पर हम सारे चीज़ में, गांव का जो सारे एक्टिविटीज़ है वहाँ हम लोग इन्वॉल्व होते थे। क्योंकि ऐसा भी हुआ जो जहाँ पर मेरा जो अभी नहीं रहे मिस्टर निपेन चक्रवर्ती, जो बहुत फेमस वामपंथी नेता थे सुरेश तेलंगा, मिस्टर निपेन चक्रवर्ती, ये लोग मेरा साथ एक साथ बैठ के खाना खाते थे वहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब का घर में, मतलब मेरा क्वार्टर में बैठ के खाना खाते थे हम लोग। चक्रवर्ती साहब भी आते हाँ, वो लोग आते थे वहाँ पर। ये लोग एकदम रूट लेवल का नेता थे। और हमको हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जो चक्रवर्ती सर का कोई घर ही नहीं था रहने के लिए। वो लोग एमएलए हॉस्टल में एक रूम, छोटा रूम लेके रहते थे। वैसा नेता इस देश में कहाँ मिलेगा बोलिए? अच्छा, कोई उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा ही सही नेता है जी। नृपेंद्र चक्रवर्ती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब जो है ऐसा। एक काफ़ी रोचक जानकारी हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब आगे हम बढ़ाते हैं कि इस बात को, और कि एमडी फिर कहाँ किया? यहाँ से देखिए एमबीबीएस होके तो हम त्रिपुरा में सर्विस में जोड़ गए हैं। तो उसके बाद एक टाइम हमको लगा ना, हमको तो आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। मेडिकल लाइफ में जिंदगी भर पढ़ते रहिए, आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। तो इसी के चलते हम जॉइंट एंट्रेंस तब चालू हो गया था। हम कलकत्ता जाके जॉइंट एंट्रेंस में बैठे तो हमको डीसीएच मिला था। डीसीएच में सीट मिला, हम बोले ठीक है भाई डीसीएच सही, हम कर लेते हैं। तो डीसीएच कंप्लीट किया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से। वो भी 89 में हम डीसीएच किए कलकत्ता। हाँ, करके फिर आके त्रिपुरा में ही ज्वाइन किया है मेन हॉस्पिटल में। तो इसके बाद जो हमको गांव में एक सब डिविजनल टाउन है अमरपुर, वहाँ पर पोस्टिंग दिया था। अमरपुर बहुत मतलब उस टाइम बहुत अच्छा जगह नहीं था। अभी जो NLFT और माने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ये लोग था, तो हमको तो कोई इसमें अंतर नहीं पड़ा, लेकिन आने जाने में दिक्कत था। आने जाने में दिक्कत था क्योंकि ये लोग बोल ही दिया था, जो डॉक्टर लोगों को वो लोग कुछ नहीं करता था। उग्रवादी लोग डॉक्टर को कुछ नहीं तंग करता था, क्योंकि हम लोग जाते थे इन लोग का घर में 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल। वहाँ जाके इन लोगों का, बच्चा लोगों का वैक्सीनेशन करना, इन लोगों का इलाज करना, सब लोग करते थे। जहाँ सर्विस मिलता है वो सब लोगों को ये लोग कुछ करता ही नहीं था। सारे तरह का हम लोग को सहायता मिला था उन लोगों से।
कम से कम जान का कोई खतरा नहीं था। नहीं था। बाहर का लोग सोचता था भले यार बाप रे वो जगह गया तो वो जगह तो ऐसा है, हाँ, लेकिन हम लोग शाम तक लौट के आते थे। इतना सेवा आप करते थे ग्रामीणों का, जरूरतमंद गरीबों का, तो उसका भी आपको फायदा मिलता था। फायदा मिलता था। एक तो चीज हम आपको बोलते हैं दिलीप जी, आपको मैंने सुन के कष्ट होगा, जी। जब हम वहाँ अमरपुर छोड़ के हम जब बीसीसीएल में ज्वाइन किया, अच्छा। जब आ रहे थे नौकरी छोड़ के, जी। तो गांव का लोग सब इकट्ठा हुआ और हमको बोल रहा था डॉक्टर साहब जहाँ आप जाइएगा ना वहाँ आप सुखी नहीं रहिएगा। हम लोग क्या किया जो आप हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं अमरपुर में बोला। अमरपुर में। माने इतना दुख हुआ इन लोगों का मन में, जी। ये लोग बोलने से मजबूर हो गया, बोले जहाँ जाइएगा वहाँ सुखी नहीं रहिएगा। हम लोग इतना दुख में ठेल के आप लोग जा रहे हैं। लोगों का लगाव भावना इतनी जुड़ी हुई थी इनके। अरे क्या बोलते हैं हम, मेरा खाली मुंह से बात निकालने का बात साथों साथ सब चीज हाजिर हो जाता था। और आसाराम बारे में एक तो कहानी हम बताएंगे। हम जब गए थे वहां से आसाराम बारे ज्वाइन करने के लिए, मेरा पॉकेट में 500 रुपया था। ये 500 रुपया में हम खाना का बंदोबस्त करेंगे ना सोने के बंदोबस्त करेंगे, क्या करेंगे। तब देखिए जो दूसरा दिन गांव वाला सब एक एक घर से एक टेबल ला के दिया, को चेयर ला के दिया, को खटिया ला के दिया, सब अपना अपना घर से ला के हमको दिया और पूरा फर्निश्ड कर दिया मेरा घर। बोले डॉक्टर साहब आप कैसे ये करिएगा, सारे चीज मेरा हाजिर हो गया साथों साथ एक दिन का अंदर, एक दिन में सब कर दिया, सब कुछ कर दिया ये लोग। और सब्जी अब्जी तो इतना ला दिया था हम लोग खा नहीं सकते थे। अच्छा, ये जो सुदूर गांव में आप सेवा दिए, साइकिल से जाते थे, इसमें आपकी पत्नी का, मैडम का अहम रोल है, क्योंकि उस टाइम जब मेरा मैडम है उसको लोकल भाषा नहीं आती थी। जी। लोकल भाषा भी नहीं आता था, लेकिन हम लोग कभी दरवाजा बंद ही नहीं किया, ताला लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि चोरी होता ही नहीं है वहां पर। और रात में भी दरवाजा बंद नहीं करते थे, चोरी नहीं होता था वहां पर, कुछ भी चोरी नहीं होता था। लोग इतना ऑनेस्ट थे, क्या बोले, रात में वहां चोरी बोल के कोई चीज ही नहीं था। और सारे तरफ प्रोटेक्शन, मेरा क्वार्टर का बाहर में लोग तीर धनुष लगे घूमता था, ट्राइबल लोग। अच्छा, पूरा ट्राइबल इलाका था, पूरा ट्राइबल एरिया था, और माने सब तरह का प्रोटेक्शन हमको मिला। जी। तो फिर वहां से आप आ गए बीसीसीएल। वहां से बीसीसीएल आ गया, क्योंकि मेरा वो जो गांव में ना 4-5 साल हो गया, उसको ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो दूसरा गवर्नमेंट आ गया, ये लोग हमको वहां से ठेल दिया। तो हम बोले नहीं ठीक है, तो बीसीसीएल आए, और बीसीसीएल से यहाँ आके ज्वाइन करने के बाद हमको कुस्तौर में पोस्टिंग हुआ। पहली पोस्टिंग कुस्तौर में हुआ, बीसीसीएल के कुस्तौर हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल कुस्तौर। ये कब की बात है? ये हो गया आपका 96 2 साल हम थे। तो 97 में डॉक्टर एम रॉय, मैंने आनंद मोहन रॉय, एम रॉय जो सेंट्रल हॉस्पिटल के सीएमएस थे। सीएमएस थे। डॉक्टर एम रॉय और डॉक्टर संजीव पटनायक जो पीडियाट्रिक्स हेड थे, ये दोनों मिलके हमको बोले नहीं इस लड़का का यहाँ पर जरूरत है, सेंट्रल हॉस्पिटल में लेके आइए। अच्छा, तो हमको जो वो ला दिया, तो हम यहीं पर रह गया। अच्छा, यहाँ लाने में डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर राय एकदम अहम रोल है। अहम रोल है दोनों। खाली ये नहीं है, डॉक्टर एम राय का अंग्रेजी में इतना तगड़ा थे डॉक्टर राय, जो हम अप्लाई किए थे डीएनबी कोर्स के लिए, उस टाइम जैसे नोट लिख के हमको भेजा है, वो नोट अभी भी मेरे पास है। अच्छा। उसी में मेरा आपका स्टडी लीव मिल गया। तो हम डीएनबी जो एमडी का बराबर है, वो हम कंप्लीट किया टाटा मोटर्स हॉस्पिटल से। कहाँ? जमशेदपुर का टाटा मोटर्स मेन हॉस्पिटल से किया जी। तब जाके आके जो यहाँ पर फिर ज्वाइन करना पड़ा। कितना दिन का रहा है ये कोर्स? कोर्स मोटा मोटी 2 साल का। 2 साल का वहाँ 2 साल का कोर्स। तो शिशु रोग विभाग में जो इतना आप लोग ख्याति प्राप्त किए, हमको लगता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल में पटनायक साहब और आप जो हम लोग का एक टीम जो था वो बेजोर था।
डॉक्टर पीके मित्र, हाँ डॉक्टर पीके डॉक्टर मित्र एस.के. पटनायक, डॉक्टर पीके मित्र थे सेकंड। सेकंड, उसके बाद हम है डॉक्टर चौधरी है, पीके चौधरी, पीके चौधरी जी, पीके चौधरी और डॉक्टर आर कुमार, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। हम लोग का टीम जो है ना बेस्ट टीम था, और हम लोग कुछ भी कर लेते थे उस टाइम। और रेलवे से बाकी सारे जगह से रेफरल सब सेंट्रल हॉस्पिटल में आता था, और हम लोग संभाल लेते थे। क्या बच्चों के साथ डॉक्टर साहब का व्यवहार हम लोग देखते थे कि पेशेंट और बच्चा और उनके जो पेरेंट्स हैं, वो डॉक्टर साहब को देख के ही आधा बीमारी उनकी दूर हो हम लोग का साथ माने जैसे रिलेटिव जैसा हो गया था। बच्चे के बारे में हम लोग रात में नींद नहीं आता था जब तक ठीक नहीं होगा। उस टाइम का हम लोग का मेंटेलिटी ऐसा था। और पैसा का तो सवाल ही नहीं है, ना भर्ती करके पैसा लेना, ये सब हम लोग का कल्चर में था ही नहीं। और बेस्ट डिपार्टमेंट था। डॉक्टर मित्र बोलिए, हम लोग बोले डॉक्टर मित्र भी ऐसा आदमी थे जो पैसा का साथ कोई लेन देन, हाँ पैसा का लेन देन, हम भी पैसा का लेन देन नहीं है, नहीं है। डॉक्टर मित्र, हाँ मेरे मित्र बोलिए, पीके चौधरी बोलिए, सब लोग हम लोग एक साथ रहते थे। खाना पीना और हर हफ्ता हम लोग का पिकनिक जैसा होता था। हाँ फैमिलियर एकदम पूरा फैमिली जैसे, एक फैमिली जैसा रहते थे। और डॉक्टर पटनायक भी ऐसा ही है, बहुत ज्ञानी आदमी थे। डॉक्टर पटनायक से भी आपको कुछ बहुत कुछ सीखे हम, बहुत कुछ सीखे। वो तो हम अभी भी गुरुजी मानते हैं उनको। डॉक्टर पटनायक के जैसा वैसा ज्ञानी लोग धनबाद में ना आया है, ना आगे चल के आएंगे। इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञानी है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि साथ काम करने से, अपने से सीनियर से ही लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। और आज डॉक्टर साहब इतने बड़े डॉक्टर हैं, इनकी ख्याति पूरे झारखंड में है। बावजूद आज ये डॉक्टर पटनायक साहब के बात बोल रहे हैं, ये इनका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं है, ये सच्चाई है। ये सबसे बड़ा सच्चाई है जो डॉक्टर पटनायक जैसा ज्ञानी लोग धनबाद में और नहीं आएंगे। बेस्ट है, बेस्ट पेडिट्रिशियन हम देखे मेरा लाइफ में। अच्छा, आपके लाइफ में? अब मेरा लाइफ में इतना सुंदर है और इतना जस्टिफाइड है। डॉक्टर मित्र भी है वैसे ही, बहुत ज्ञानी आदमी है। डॉक्टर मित्र भी ज्ञानी आदमी है, लेकिन थोड़ा माने सबका एक जैसा नहीं ना होता कि माने मिजाज जो है जी। हाँ, लेकिन डॉक्टर मित्र अदरवाइज बहुत ही अच्छा, माने डॉक्टर के हैसियत से बहुत ही अच्छा डॉक्टर थे। तो ये सारे लोग अभी मेडिकल लाइन में हैं, काम कर रहे हैं? मेडिकल लाइन में सब लोग काम कर रहे हैं जितना हो सके इन लोगों से। डॉक्टर पीके चौधरी, डॉक्टर कुमार और डॉक्टर मित्र हमेशा बीमार ही रहते हैं धनबाद में। हाँ धनबाद में। हम भी अपना बीमार रहते हुए भी हम धनबाद यूनिसेफ के साथ जुड़े हुए हैं। हम 24 को हम लोग का SNCU मतलब स्पेशल केयर न्यूनेटल यूनिट जो है वो जो यूनिसेफ द्वारा परिचालित है, उसमें हम जाते थे। और कोविड में सबसे ज्यादा सर्विस हम ही दिए हैं। कोई बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम, लेकिन हम गए। डॉक्टर साहब 2 बार मेरा कोविड हुआ, लेकिन हम जिंदा लौट के आ गए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब काफी, ये भगवान का आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, लोगों का जो प्रेम है आपके साथ। आप दिलीप जी से कितना बार हमको भेंट हुआ गिरिडीह में। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब चतुडी में नियोनेटल, वो गिरिडीह का जो मातृ शिशु कल्याण केंद्र चतुडी है, वहाँ नियोनेटल का पूरा यूनिट जो स्थापित हुआ वो डॉक्टर साहब के लीडरशिप में हुआ। उस समय की वहाँ की DC थी डॉक्टर गिरिडीह की, डॉक्टर नेहा अरोड़ा। हाँ ठीक। वो भी डॉक्टर साहब से काफी इम्प्रेस थे। वो खुद MBBS डॉक्टर थी, और उन्होंने एक किताब भी डॉक्टर साहब को दिया था, या डॉक्टर साहब को हम दिए इनको पढ़ने के लिए। उनको DC मैम को वो किताब हमें सौंपे थे कि भाई डॉक्टर साहब ये दिए हैं, तो काफी वो स्टडी की उसको। हम अपना जिंदगी अभी तक तो झारखंड में हम रहे, देखिए 30 साल हो गया मेरा झारखंड। हम ऐसा सोचते ही नहीं हम झारखंडी नहीं है, हम पूरी झारखंडी है। हम इसीलिए सोचे थे रिटायरमेंट के बाद हमको इस स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। हम अपने बीमार रहने के बावजूद भी हम घूमते रहते हैं इस सब सेंटर में। तो अब हम इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं। डॉक्टर साहब से निजी सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब आपकी शादी कहाँ हुई? शादी तो मेरा देखिए कर्नाटक में हम जब पढ़ाई करके ख़त्म किए हैं, तो मेरा एक कॉलीग था, मेरा अभी जो मेरा साला है बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अच्छा, वही कर्नाटक? हाँ कर्नाटक में।
तो हमको लगा दे ये जो है लड़की ठीक है, तो हम जाके इनका फादर मदर दोनों से संपर्क किए। हम बोले जो हम इनको शादी करेंगे, एकदम पिक्चर का जो है हाँ हम इसको शादी मनाएंगे अच्छा, बोल मतलब के। बताइए कैसे हाँ। कैसे हुआ, जरा सही हाँ, है, वही बताइए। हाँ, वही आपका बता रहे हैं वहाँ पर मतलब ये जाके। लव मैरिज था? हाँ, जी। लव मैरिज था। वो हमको लगा जो है ठीक वो मेरे लायक है, तो हम जाके उनका माँ से बात किए, फादर से बात किया। ऐसा नहीं है जो हम लेके सीधा भाग गया, तो ऐसा उस नहीं समय है। वो पढ़ाई ही कर रहे थे ना? ना, पढ़ाई कंप्लीट कर लिए थे, इंटर्नशिप भी कंप्लीट करने वाला है। तो हम तो जानते थे तो हमको इंटर्नशिप कंप्लीट करके अगरतला लौट के जाना अगरतला है। लौटना है। हाँ, तो उसके पहले हम कर लेना, जाके ये काम हाँ, हमको कर लेना हाँ है। कर लेना है। जी जी। तो वहाँ जाके, क्योंकि हम जानते थे कि मेरा नौकरी पक्का है, सरकारी नौकरी। जी। कम से कम बीबी को तो फादर का रोजगार से खिलाना नहीं पड़ेगा, हाँ। हम खुद खिलाएंगे। जी, जी। और हम शादी में वेदर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, एक पैसा का लेन देन नहीं किया। नहीं तो आप गए मतलब मैडम के फादर से मिलने? फादर से मदर से मिलने गया अच्छा, था। क्या क्या बात हुई, कैसे तैयार हुए कि नहीं? देखिए, बोले मेरा ये बायोडाटा है, जी आप खबर ले लीजिए, जी। अपने खबर ले लीजिए, और मेरा नौकरी पक्का है। हम आपका बेटी को कम से कम खिलाने पिलाने के लायक तो जगह में रखेंगे। हाँ। जी। और तो हम शादी करना चाहते हैं, जो आपका क्या राय है? तो माता जी तैयार हुई? तो एकदम तैयार हो गया। माता जी फादर को भी आके हम बोले, जैसे मेरा अपने फादर को? अपने फादर को बोले, अपने मदर को बोले। फादर बोले देखो मेरा कोई आपत्ति नहीं है, अगर तुम अपना भाई बहन का सबका जिम्मेदारी ले लोगे तब मेरा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बोले ये तो मेरा कर्तव्य है, जी आप सब लोगों का देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, जी। हम तैयार हैं। तो बोले ठीक है, तुम आगे बढ़ो। तो इधर से ये हो गया। तो हमको लगता है कि मैडम माने कर्नाटका की होंगी? कर्नाटक का ही है। तो भाषा उषा ये भाषा आपने सीख लिया, वहाँ पर जो गांव में पोस्टिंग हुआ था ना, ये लोग तो कर्नाटक बांग्ला के अलावा कुछ बोलता ही नहीं था। हाँ। और वो भी कभी कभी ट्राइबल भाषा में, तेलुगु भाषा में बात करते। तेलुगु ट्राइबल ज्यादा था, तेलंगा। यहाँ तेलुगु यहाँ पर है, तेलुगु अगरतला में, त्रिपुरा में त्रिपुरा तेलुगु के भी लोग थे। वो चाय बागीचा का जितना सारे लेबर था ना, सब तेलंगा। तेलंगाना के? हाँ, अच्छा। तेलंगाना का है, तेलंगाना का है। तेलंगाना का आपने भाषा सीख लिया, बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा। उन लोगों का भाषा सीखे, बांग्ला भाषा भी सीख लिया। वो लिखना भी जानती है, पढ़ना भी जानती है। अच्छा। खाली बोलना नहीं, लिखना भी जानती है, पढ़ना भी जानती है, दोनों जानती है। चलिए, ये तो बड़ा रोचक रहा। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अगले बार फिर हम चिकित्सा जगत की एक बड़ी हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज़ को। और साथ साथ आपसे एक अपील है कि डॉक्टर साहब की इन बातों से आप प्रभावित हुए होंगे, तो देवभूमि न्यूज़ चैनल को, आप झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।